Hello and welcome to the Hotspot presented by JB Power Consultants. I am Rahul Srivastav. I bring you this episode of the Hotspot from perhaps one of the hottest regions in the country and also one of the most hotly contested Lok Sabha constituencies. राजस्थान की राजनीति में हमेशा दो विपरीत धाराएं एक साथ सांस लेती हैं। एक रिवाज है, हर 5 साल में एक पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करना और दूसरी पार्टी को सत्ता में लाना। मगर सत्ता में पार्टियां बदलती हैं, पार्टियों के नेता नहीं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि पिछले 33 सालों में सिर्फ 3 नेता मुख्यमंत्री बने हैं, 50 सालों में सिर्फ 6। इसका एक असर पड़ता है कि नए नेता को अगर राजनीति में एंट्री मारनी है तो उसका सफ़र ऐसा होता है जैसे जेठ की दोपहर में तपते रेगिस्तान में बिना पानी और बिना चप्पल के चलना। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनावों में 26 साल के एक उम्मीदवार ने इस मरुस्थल में एक नए दौर की बारिश शुरू की है। उनका कैंपेन ऑर्गेनिक है, अनस्ट्रक्चर्ड है, डायरेक्ट है। वो 2019 में छात्र नेता बने जोधपुर में, इंडिपेंडेंट। 2023 दिसंबर में विधायक बने, इंडिपेंडेंट। और अब जैसलमेर बाड़मेर सीट से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री को चुनौती दे रहे हैं अगेन एज एन इंडिपेंडेंट। और हमने 18 घंटे बिताए रविंद्र भाटी के कैंपेन में और देखने की कोशिश ये करी कि क्या कारण है कि रविंद्र भाटी ने राजस्थान की राजनीति में और मरुस्थल में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। रविंद्र जी, आपके लिए कहा जा रहा है कि यू आर ए यंग मैन इन ए हरी। इन हरी? हाँ, हरी इन द सेंस ऑफ? यानी जल्दबाजी है। मैं पकड़ूं? ये अच्छा शुरू कर दिया क्या? यानी 2019 में यू आर अ यंग स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। एंड 4 साल के गैप में यू आर सडनली इन द कॉन्टेस्ट फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बुराई क्या है? अगर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता अगर आपके साथ में है, जनता का आशीर्वाद आपके साथ में है, उनका आदेश है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या है? और आप सोचो कि राजनीति रमीना आज तारीख रमीना युवा ना कोई जगह कुंद है, जगह बढ़ानी पड़े। और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा तमाम साथियां छत्तीस कौम रे लोगों कहो कि मैं मारे युवा ना आगे लिया हाँ। एक पहल आप सोचो कि पश्चिमी राजस्थान रही खूणे मीना एतरी जनता कर रही है, आज पूरा भारत देख रही है। तो केत न केत बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा री जनता है तय करियो है और मैं जनता चुनाव लड़ा रही है। मुझे बताइए कि आपके परिवार में कोई राजनीति में पहले था या हिस्ट्री है कोई पॉलिटिक्स की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे राजनीति में ना कदे कोई लेनो देनो को नहीं रही हो। हाँ। हमारे पिताजी अध्यापक है, हाँ। दादाजी भी गवर्नमेंट सर्वेंट था और राजनीति में कदे हमारा कोई जुड़ाव को नहीं रहे। पर अब जो प्रेम ना मिल रही है, मैंने लगे कि साहब नहीं तो मोटो भाल है। मैं ये आप हिंदी में आजकल नहीं बोलते हो? नहीं सब हिंदी में ना, हमारे क्षेत्र में ना, हमारे राजस्थान में ना, हमारी राजस्थानी में बात करा, हमारे खुद अपना बीच में ना रेर बात करा। हाँ, लेकिन क्या है कि व्यूअर तो बाहर भी देख रहा है पूरे देश में, उसको कैसे पता लगेगा कि रविंद्र भाटी क्या बोल रहे हैं? उनकी सहूलियत के लिए मैं जरूर बोलूंगा। उसकी सहूलियत बहुत जरूरी है। क्या है कि राजस्थान की जो पॉलिटिक्स थी वो पिछले 33 सालों से देखिए अगर आप, तो 3 ही मुख्यमंत्री बने हैं। ये पॉलिटिक्स सिमट के रह गई 3 लोगों में, और उससे पहले में जाएं टोटल तो 6 में। तो मुझे बताइए कि पॉलिटिकल आइडल थे कोई आपके, यानी आपके जो जिनको आप देखते थे कि लगता था कि ये नेता हैं? देखो साहब, देश के अंदर कई सारे ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने सिद्धांतों की, मूल्यों की राजनीति की है। वर्तमान समय में अटल बिहारी जी थे और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इस देश के लिए काम किया।
वर्तमान समय में कई सारी चीज़ें अब जो है परिवर्तित होती नज़र आ रही है, पर मुझे लग रहा है कि वापस सिद्धांतों की और मूल्यों की राजनीति शुरुआत होगी। जब आपने स्कूल में थे, कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में इतनी डीपली आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 12th साइंस बायो से की थी। हाँ अमूमन बायो का स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी करता है। हाँ हाँ उस समय प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, हाँ, PMT। हाँ, PMT। अब तो नीट हो गया। तो उस समय तैयारी करने के लिए सबने बोला कि PMT की तैयारी करो, पर मुझे पता था कि मैं PMT की तरफ इतने उससे नहीं लग पाऊंगा। रुझान नहीं था। रुझान नहीं था। तो सबकी राय के बाद मैंने लॉ के लिए फॉर्म फिल किया। स्कूल के बाद? हाँ, स्कूल के बाद जोधपुर यूनिवर्सिटी में। तो 5 साल वकालत की। हाँ। और 5 साल जब तक वकालत कर रहे थे तो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में था। तो पढ़ाई लिखाई में उस्ताद तेज थे कि एवरेज था? एवरेज थे। बिल्कुल एवरेज था। अब ज़्यादा तेज भी नहीं कह सकते, वो ठीक है, बढ़िया था। अच्छा। हाँ। फिर पहला पॉलिटिकल इंटरेस्ट कब जागा? मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो छात्र संघ के चुनाव हुआ करते थे। हाँ। छात्र संघ अध्यक्ष अपने आप में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। हाँ। जो हर स्टूडेंट की आवाज को मजबूती से सिस्टम के आगे उठाया भी करता था, और स्टूडेंट्स जो है वो बहुत उम्मीद लगा के उसकी और टकटकी लगा कर देखते थे। हाँ। पर 1-2 चुनाव के बाद में जब लगने लगा कि अब छात्र राजनीति कहीं ना कहीं दबने लग गई है, तो तमाम युवा साथियों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो। तो ये किसका दबदबा होता था, कांग्रेस का कि बीजेपी का? वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती थी, दोनों संगठन चुनाव लड़ते थे। हाँ। और हम सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफिलेटेड आप थे। एबीवीपी से रहे संगठित की? हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद से था। और ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं कि टिकट नहीं मिल पाया उस समय की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ। वहाँ पे भी टिकट नहीं मिला? हाँ, वहाँ पे भी टिकट नहीं मिला। मुझे एक पंडित जी ने कहा था कि टिकट वाला मामला थोड़ा सा कमजोर रहेगा, पर जीत वाला थोड़ा मजबूत राजनीति रहेगा। का अपना पंचांग चेक करवाया था आपने? बिल्कुल। हर राजनीति से जुड़ा हुआ हर आदमी अपना पंचांग जरूर चेक करा। तो आपने यानी स्टूडेंट राजनीति में घुसने से पहले भी एक बार पंचांग चेक कराया? नहीं, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद में जब विधानसभा नहीं, फिर बताइए, आप पहले बताइए कि उसमें तो जिस यूनिवर्सिटी से आप स्टूडेंट्स यूनियन में बने, वहाँ से तो बहुत दिग्गज पहले छात्र नेता रह चुके हैं। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी से कौन कौन बड़े लोग रह चुके थे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हमारे यूनिवर्सिटी से निकले हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय हरीश जी, और खूब सारे लोग। हरीश चौधरी जी और भी कई सारे लोग हैं जो देश। कभी इनकी तरफ देखते थे आप कि ये छात्र नेता थे? कुछ इन लोगों से प्रेरणा मिली कि आपने सोचा कि कुछ अलग करना है मुझे? सभी ने मेहनत की है, धरातल पे सभी ने मेहनत की। छात्र राजनीति से जो भी निकलता है वो मेहनत करके आगे निकलता है। बिल्कुल। तो फिर कैसे जीते आप? यानी एबीपी बैकिंग से तो लड़े नहीं, आप इंडिपेंडेंट लड़ गए। मैं सब युवाओं की बैकिंग से जीता, और युवा साथियों ने, छत्तीस कौम के तमाम उन भाइयों ने पूरा साथ और सहयोग दिया, जिसकी बदौलत वो चुनाव जीत पाया। लेकिन क्या है कि हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना कि युवाओं ने साथ दी। क्या होता है कि हर नेता को जब कोई वोट देता है ना, वो कुछ देखता है उसके अंदर, उसको क्या मिल रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ना, बड़ी अच्छी, उसकी अच्छाई ये भी है कि वो नेता के चेहरों पे बहुत पहले वोट देते थे। आज की तारीख में उतना नहीं देते हैं। आज की तारीख में उनको लगता है कि मेरे को क्या दे सकता है ये आदमी, इसके अंदर क्या कैलिबर है। तो आपको क्या लगा कि स्टूडेंट्स में आपके लिए क्यों एक मूवमेंट बना? मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवाओं ने पहले भी कई बार स्ट्रगल करते हमें देखा। हाँ। और उन्हें एक भरोसा था कि रविंद्र आगे आएगा और हम सभी के लिए लड़ाई लड़ेगा, हम सभी के हक और अधिकारों की लड़ाई को खुद की लड़ाई समझ के लड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी आपकी कि आपने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के बाद तमाम एजिटेशंस किए, और बड़े बड़े एजिटेशन किए। 75% राजस्थान के लोगों के लिए जॉब में कोटा। ये कौन कौन से एजिटेशन आपने किए, जरा जनता के लिए बताना चाहेंगे? बिल्कुल। फीस माफी को लेकर हमने एक मूवमेंट किया था यूनिवर्सिटी में। जी बिल्कुल। उस समय विधानसभा का घेराव किया था। इतिहास में पहली बार स्टूडेंट्स ने बिना किसी बैनर के विधानसभा का घेराव किया था। बात कर लीजिए। जी बिल्कुल। आगे एक कार्यक्रम है। હું આપ સવાર બીચવીના એક આશા और उम्मीद ले आई हूँ।
एक विश्वास ले आयो, एक अर्ज ले आयो हम कि आप सब मारा पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और समस्त गांववासी आने वाले ये लोकसभा चुनाव रे मीना में माथे विश्वास जता है, ये भरोसा बेड़ूंगा आप सवारे बीच में आज हाजिर हूँ। So now finally after a 5-hour chase, 5 घंटा करीब गाड़ी पीछे दौड़ने के रविंद्र सिंह भाटी मेरे हाथ में आए हैं एक मंदिर में। और मैं एक बताना चाहूँगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि काफ़ी मनुहार करने के बाद ये चरपाई पे बैठे हैं, क्योंकि इनके पास एक कारण है। ये चरपाई पे यहाँ क्यों नहीं बैठना, रविंद्र क्यों नहीं बैठना चाहते थे चरपाई पे? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तमाम जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग विराजे हैं यहाँ पे, ये हमारे कुल गुरु हैं। हमेशा चारपाई पे ये बैठेंगे, हम नीचे बैठते हैं, हम इनके बराबर में भी नहीं बैठ सकते। ये आपके कहने पे और आपके इंटरव्यू की वजह से ये एक प्रथा टूटी है, पर मैं माफी चाहता हूँ आप सभी से। आप सब इजाजत है आपकी? यानी मेरे को भी इजाजत है। रविंद्र, अब मैं आपका कैंपेन देख रहा हूँ कि बहुत एक स्पॉन्टेनियस कैंपेन है, इसमें कोई बहुत डिज़ाइन नहीं है कि हेलीकॉप्टर इधर जाएगा फिर गाड़ी इधर लगेगी। स्वतः जहाँ पे लोग मिल रहे हैं वहाँ आप उनसे मिल रहे हैं। और मैंने राजस्थान में बहुत दिनों बाद देखा कि नेता ऐसा है कि गाड़ी से निकला तो लोग उसको उठा के ले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि नेता जनता के साथ एक परेशानी ये भी आ गई थी कि नेता जनता से दूर हो गया था, ये एक परेशानी है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं इनका बेटा हूँ। इनके बीच में ही पला बड़ा हुआ और इसी साधारण परिवार से निकला हूँ। इनकी भावनाओं को, इनकी उम्मीदों को मैं बहुत नज़दीक से देखकर और समझता भी हूँ। मैं किसी सेफ जोन में नहीं रहना चाहता, कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहता। मैं तो इन लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। साहब, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे मौके मिलते हैं, इतना प्यार मिलता है। आज आप जैसा बता रहे थे, कंधों पे उठा के ले जाते हैं। आज के समय में खूब नेता घूमते हैं, कौन कंधों पे उठा के ले जाता है? मेरा वजन है 1 क्विंटल के आसपास वजन है। कोई आदमी अगर मुझे कंधों पे उठा के ले जा रहा तो आप सोचो कि उसको कितनी उम्मीदें मुझसे होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप छात्र राजनीति से अभी आए, कुछ समय पहले आप परिषद में थे, विद्यार्थी परिषद में थे, तो आपने ऐसा क्या होते देखा नेताओं में जिसके कारण वो जनता से दूर हो गए? नेता क्या गलती कर रहे थे जो आप आज लगता है आप सही करेंगे? देखिए साहब, जमीन से जुड़ाव खत्म हो गया था उनका। जैसे ही जयपुर और दिल्ली की हवा लगती है, वो वाकई नेता बन जाते हैं। यहाँ से किसी बेटे को चुन के आगे तक भेजते हैं, पर वो वहाँ जाके बदल जाते हैं। धरातल से वो अपना जो जुड़ाव है वो खत्म कर देता है। हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से। आपको लगा अपने छात्र जीवन में, क्योंकि आपने फीस, यूनियन फीस माफी के लिए आपने एजुटेशन किया? जी बिल्कुल, मैंने विधानसभा का घेराव किया। मुझे कई सारे भाई थे, वो कहते थे कि साहब जयपुर दिल्ली में आराम से सेटल हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से पॉलिटिकल कांटेक्ट हो जाएंगे, टिकट विकेट आराम से मिल जाएगी। अब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष तो बन ही गए, वापस चुनाव तो हो नहीं सकता, वापस जाके इतना मूवमेंट करने की जरूरत कहाँ है? पर मैंने कहा साहब, 57 साल के इतिहास में पहली बार किसी निर्दलीय पे भरोसा जताया है, तो मुझे वापस में उन्हें रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। मैं ऐसे मुंह मोड़ के नहीं जा सकता। अगली बार कोई निर्दलीय अगर चुनाव लड़ने के लिए आगे आएगा तो लोग कहेंगे कि साहब हमने पहले भी एक निर्दलीय को जिताया था। अगर आज मैं बढ़िया काम करूँगा तो पुनः कोई ना कोई मजबूत आदमी आगे जीत पाएगा। जी। उसके बाद आपने एजुटेशन एक आपने किया कोटे के लिए 75% का? बिल्कुल। मेरा मूवमेंट चला और कई सारे मूवमेंट चले। मैं ज़मीन के प्रकरण चले। हकीकत बताऊं तो मुझे भी याद नहीं कितने मूवमेंट उस समय उस तीन सालों में हमने किए। कितनी बार जेल गए? 3 से 4 बार। हाँ? 3 से 4 बार। तो क्या वो एक और साइन था कि नेता जनता से दूर हो गया कि जो असली प्रॉब्लम उसको उठाता है वो जेल जाता है? देखिए, जागीरदार है, बिराजे है और हमारा कुल गुरु है। अमूमन कहा करे कि साहब हमारा जो कुल देवता है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण रो जन्म हुआ तो जेल में, वहाँ भाटिया रो 4 धाम तीर्थ ही हो जेल ही जे। तो अगर वाकई कोई लागे है कि साहब कोई 4 धाम तीर्थ करना हुआ तो जेल जाना जरूरी है। ये देखिए, यानी रविंद्र भाटी हालांकि यंग हैं, जवान हैं, मगर एक राजनीतिक समझ आ गई है कि जहाँ मामला मारवाड़ी में ज़्यादा अच्छा जमे वहाँ हिंदी से थोड़ा सा पटरी से निकल जाइए। लेकिन मैं एक इसमें आता हूँ कि उसके बाद बीजेपी, वो 7 दिन का था 9 दिन का सफ़र,
7 दिन का था। 7 दिन का क्यों? ये 7 दिन का क्यों रहा बीजेपी का साथ? वैचारिक रूप से साथ में था, परिषद में भी था, ज्वाइन भी की, पर स्थितियाँ ऐसी बनी कि टिकट नहीं मिल पाया। जनता का आदेश था कि आगे आके चुनाव लड़ो। जनता के आदेश की तो क्या पालना आप मुझे टिकट के लिए गए थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था। पर कहीं ना कहीं एक उचित नेतृत्व के लिए और जनता ने मुझे विश्वास के साथ में भेजा था कि आप ज्वाइन करें और हम मजबूती से आपको यहाँ से जिता के भेजेंगे, पर परिस्थितियाँ ऐसी बनी। ये 22 हैंडपंप की क्या कहानी है? वही जो 5 गाँव की थी महाभारत में। क्या कहानी? ये सुनाइए। ये देयर इज अनदर स्टोरी अबाउट रविंद्र भाटी, about the reasons why he did not find himself staying in the BJP longer. देखो क्या हुआ था रविंद्र? सब मुझे शिव की देवतुल्य जनता ने चुन के भेजा, इसलिए कि मैं उनकी बात को, उनके हक और अधिकारों को मजबूती से उस सदन तक रख सकूं। एक छोटा सा सेशन चला, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था, तो उसके अंदर तमाम बाड़मेर जैसलमेर के मुद्दों को भी, बालोतरा के मुद्दों को भी मैंने रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ शिव को तो हमेशा प्राथमिकता पे मैंने रखा ही है और जीवन भर रखूँगा। तो जब मैं तमाम बातें मैंने रखी, तमाम चीज़ें मैंने जब बताई, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य भी था, मैंने अपना काम किया। तमाम मंत्रियों से, सरकार से वो तमाम चीज़ें मांगी जो मेरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज नहीं है। पर जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाया जाता है सिर्फ इसीलिए कि ताकि अगली बार कोई निर्दलीय लड़ने की हिमाकत नहीं करे, कोई हिम्मत नहीं करे, तो मुझे लगा कि ये गलत है। आप किसी आदमी को ये फील करवाना चाह रहे हो कि हम कुछ नहीं करने देंगे, ये गलत है। यानी तुम्हारा काम नहीं होने देंगे। हाँ, एक तरीके से। नहीं तो 22 हैंडपंप कहाँ से आए? ये वहीं से आए जो चाहते थे कि काम नहीं हो, तो आप साधारण परिवार से और कोई उठ के वापस कोई निर्दलीय लड़ने नहीं आ जाए। कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को साफ लगता है कि साधारण परिवार से ऐसे युवा आके लड़ने लग गए तो हमारे बेटे, हमारे पोते कहाँ जाएंगे। उसके बाद आपको जब चुनाव आपने लड़ा तो बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस रहे शिव में जब आप चुनाव लड़े कि अमीन खान जैसे नेता नाराज हो गए। मैंने आपका डेटा पढ़ा आपके चुनाव का, इतनी आउटस्टैंडिंग विन, आप जीत गए पहली बार निर्दलीय और 120 बूथ के वोट पे, ये मिरेकल है। जबकि बाकी 180 बूथ पे आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छी नहीं था। ये कैसे अचीव किया? 404 बूथ में एक आदमी अचानक आधे से कम 1/3 वोट बूथ पे जीत जाता है, ये कैसे हुआ? जनता का आशीर्वाद था। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं महीने भर तक तो जयपुर और दिल्ली घूमता रहा टिकट के लिए। उन तमाम भाइयों को तो संपर्क ही नहीं कर पाया। 200 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। आप सोचें कि एक कोने से दूसरा कोना विधानसभा का, लोकसभा नहीं, विधानसभा का। लोकसभा तो अलग ही है, राजस्थान में इससे बड़ी कोई लोकसभा नहीं है। पर एक कोने से दूसरे कोने तक कैंपेन तक नहीं कर पाए हम लोगों तक जा तक नहीं पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया था। पर फिर भी तमाम लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया, मैंडेट के साथ में जताया। स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम इतने सारे कैंडिडेट थे, सब बड़े बड़े लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, सबसे कम उम्र का मैं था, पर फिर भी मुझ पर विश्वास जताया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। 200 किलोमीटर की आपकी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ज़रा एक बार दर्शकों को बताइए कि देश की सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो अब आपकी है लोकसभा की, वो कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ रामगढ़ है, लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर है। रामगढ़ 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर यहाँ से रामगढ़ है ना। राम जी गोल कितनी है? राम जी गोल 160 है ना, तो 500 किलोमीटर होगी। तो आप करीब 500 किलोमीटर की, यानी आप 200 से अब आप 500 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरे साथ में ये पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मातृशक्ति है, 36 कौम के लोग हैं। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके लिए? राइवल आपका मेन कैलाश चौधरी हैं बीजेपी के कि उमेद बेनीवाल हैं कांग्रेस? मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि एक होता है मेन टक्कर, यानी मैं मेरा काम कर रहा हूँ फोकस होके कि मुझे उन लोगों के बीच में जाना है। मेरा जो विज़न है मुझे लोगों के सामने रखना है, मेरी बात जो है मुझे लोगों तक पहुँचानी है, और फिर लोगों पे वो निर्णय छोड़ना है कि आने वाले समय में क्या करेंगे। एक लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत चैलेंजेस देती है, विधानसभा तब भी मैनेजेबल होती है, क्योंकि अचानक आपका वोट 22 लाख है इस समय, यानी 22 लाख, और उसके अंदर जो आपका समुदाय है उसका वोट 3 लाख है। छोटा समुदाय है कंपेयर टू अदर्स, ओबीसी उसके।
ये कैसा मैनेजमेंट, किस तरह मैनेज होगा? देखिए साहब, अब ये जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये कास्ट वगैरह रिलीजन सबसे ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव हर आदमी रविंद्र बन के लड़ रहा है। अब रविंद्र अकेला नहीं लड़ रहा, वो 22 लाख लोग लड़ रहे हैं इस क्षेत्र के हक और अधिकार के लिए। आपने जैसा कहा ना कि हर कोई आदमी आ रहा है, खींच रहा है, कंधों पे उठा रहा है, कपड़े फाड़ रहा है, ये प्यार है, ये जोश है, वो जुनून है। इनको पता है कि आने वाली 26 तारीख तक हमें मजबूती से डट के मुकाबला करना है। यार कैसे प्यार, यानी जनता कहाँ आजकल नेताओं से प्यार करती है? मुझे करती है, मुझे प्यार देती है। चलिए मैं एक और बात, बाड़मेर में इस इलाके में बहुत मशहूर है कि ये वो अकेला इलाका में से एक है अभी भी हिंदुस्तान में जहाँ हिंदू और मुसलमान का वर्गों का झगड़ा उतना ज़्यादा नहीं है जितना देश में बाकी जगह हो गया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक समय पे जसवंत सिंह जी जो थे वो मुस्लिम का वोट लेके जीते हुए हैं, उनको समर्थन मुसलमानों का प्राप्त था, और इतिहास है कि यहाँ पे ऐसा डिवाइड नहीं है। क्या आपको लगता है अभी भी आप उसको मेंटेन कर पाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भाईचारा, यहाँ पे शांति हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए और वो हम पूरे तरीके से रखेंगे, है ना साहब। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें प्रोग्रेस चाहिए। मैंने सुना है कुछ रिवाज भी हैं जो मुसलमानों के और राजपूतों के जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। बिल्कुल, कई सारे रिवाज है। अब वो जैसे आज मैं इनके सामने नहीं बैठता, वो भी कई सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो हमारी रखते हैं, वो हमारे सामने हमारे इक्वल नहीं बैठते, हमें सम्मान में, है ना, इन द प्यार में। नहीं, आपके सहयोगी दीपेंद्र बता रहे थे मुझे कुछ। हाँ, अब क्या होता है कि जब कोई मौत मृतक होता है तो उनके साफे हमारे यहाँ से जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये जरा एक्सप्लेन करिए क्या होता है इसमें। क्या होता है कि साहब, जब कोई डेथ होती है मुस्लिम्स के यहाँ, तो साफे जो होते हैं, जब साफा हमारे यहाँ पे अमूमन वो साफा पाक तो की मुस्लिम भी दस्तूर साफा पहनते हैं? हाँ, बिल्कुल पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं। अच्छा, मुस्लिम तो साफे पहनते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रिलीजियस ये जो बेसिस का, जो धर्म के आधार पे कभी हमारा तो वो ये नहीं। साफा जो डेड हो, मृत हो, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उनके लिए साफा जाता है। तो आपके राजपूतों क्या जाता है? हाँ, हमारे यहाँ से साफे जाते हैं, उनके यहाँ पाक जो बदलते हैं तो वो हमारे यहाँ से जाते हैं, वो परिवार से जाते हैं। एक तरीके से सब रिश्तेदार होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वो सारे एक रिवाज के तौर पे ले आते हैं। ये एक तो मुद्दे बता दीजिए। आप कहेंगे पानी, यानी मैंने आपको इतने इंटरव्यू सुने, आपने पिछले कुछ दिनों में सभाएं ताबड़तोड़ नहीं की, आपने इंटरव्यू भी ताबड़तोड़ दिए हैं। यानी दिल्ली में जा करके एक दिन में 6-7 इंटरव्यू या 12-13 कितने दे रहे हैं? 18 तो मुझे ये बताइए कि जो ये इशू जो है मैंने सुन लिए, पानी है, मेरे को तो अब मेरे को मन करता है कि मैं आपसे पूछूं, जवाब बता दूं जो आपने बोले हैं और पूछूं आपको सवाल है याद है क्या? तो सवाल एक है कि आपने एक सवाल में कहा कि जो मानवेंद्र जी हैं वो मेरे भाई हैं। तो सवाल क्या था? उन्होंने पूछा कि साहब, मानवेंद्र सिंह जी अभी पार्टी ज्वाइन की है, आपका क्या कहना है, क्या विचार है? देखिए साहब, कोई भी कहीं पे भी जाए वो उनका व्यक्तिगत है ना। अब रविंद्र कहीं अगर जाता है तो सीधी सी बात है कि निर्णय जो मेरा विवेक कहेगा मैं वो करूँगा, उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1952 से 6 बार राजपूत मुख्यमंत्री चुने गए सांसद भवानी सिंह से शुरू हुए थे, 4 बार जैन हुए। यानी उन 4 में से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अमृत नाहटा भी थे, जिन्होंने एक बड़ी इनफेमस एक फिल्म बनाई थी इमरजेंसी पर, किस्सा कुर्सी का। और जाट जो हैं 1991 से जीतना शुरू किए तो वो 7 बार बन गए हैं। थोड़ी वर्चस्व की लड़ाई है लगता है लोगों को, पर ये लड़ाई बदलाव की लड़ाई नहीं। वैसे वर्चस्व में कोई बुराई नहीं है, लोकतंत्र नंबर्स का खेल है लगता है। पर इस बार का ये जो चुनाव है ये डेवलपमेंट का चुनाव है, एक परिवर्तन का चुनाव है। और आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हॉट सीट इस बार बाड़मेर सीट बनी हुई है। बिल्कुल, उसका वो आपने है बना दी है। एक साधारण परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, जिसके पास न इतना बड़ा मैकेनिज्म है न कुछ और है, बस मेरे पास है तो इन सभी का प्यार है, इन सभी का आशीर्वाद है, इसके बलबूते पे लड़ रहा हूँ। ये टॉफी गैंग क्या है? मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। एक टॉफी गैंग सुना है जो कि क्योंकि महिलाएं बाहर कैंपेन के लिए नहीं आ पाती हैं
तो छोटे बच्चे जो हैं आप लोगों ने उन लोगों को मैसेंजर बनाया है। मतलब आपने उनका नाम भी दे दिया, टॉफी गैंग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो छोटे भाई है ना, हमारे ये तमाम जितने पिता तुल्य बुजुर्ग, हाँ पिता तुल्य बुजुर्ग भी राजे हैं, तो सभा में कहीं जाते हैं तो 2-4 मखाना ले आया करा ना आप कि टाबरान दे क्या हिंदी बताइएगा। किसी भी सभा में जब जाते हैं, सभा होती है हमारे यहाँ पे, फंक्शन होता है, और सुबह सुबह सब एक जाजम पे बैठते हैं और सुख दुख की बातें करते हैं, तो वहाँ पे थाल भरे होते हैं ड्राई फ्रूट के, चॉकलेट्स के, मखानों के, है ना। तो बुजुर्ग होते हैं वो ले आते हैं ताकि पोतों को, गाँव में जो बच्चे जो मिले उनको दे, है ना। तो वो बच्चे बड़े अपनाए के साथ, प्रेम के साथ वो रखते हैं, होता ना कई बार। तो हम लोग भी इनके बड़े भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, है ना। मैं खाली हाथ छोटे भाई के सामने तो जा नहीं सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ है कि हमारी कया करे कि साहब पैसा देने टाबर खड़ा है, तो मैं तो टाबर ना पैसा तो दे कौन सका, तो मखाना ले रहा हूँ छोटे भाई और ध्यान रखने वास्ते। तो ये बच्चों को टॉफी देते हैं, तो ये जो छोटे बच्चे आपका ये गले में ये बांध के जाते हैं घरों में, तो ये तो आपके डिलीवरी बॉयज हो गए मैसेज के? नहीं सर, ये डिलीवरी बॉय नहीं, ये मेरे बाड़मेर का आने वाला भविष्य है और इसके लिए मैं लड़ूंगा और इन सभी के हक और अधिकारों के लिए मजबूती से करूँ। नहीं, ये मैंने सुना है कि आपने लंपी जब डिजीज़ आई थी तब आपने उसमें वैक्सीन का भी काफ़ी काम किया। बिल्कुल, लंपी डिजीज़ हमारा जो क्षेत्र है ये वेस्टर्न राजस्थान का बॉर्डर एरिया है। सबसे ज़्यादा गोवंश पशुधन जो है वो हमारे इसी क्षेत्र में है जी, सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में। यहाँ पे जब लंपी का वो डिजीज़ आया तो कई सारी गायें मरने लगी। जो भी किसान है उनके पास इतना संसाधन नहीं था। मुझे कई भाई आए, उन्होंने कहा कि साहब वैक्सीन मंगवाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। तो वो एक सेवार्थ का काम था, राजनीतिक काम बिल्कुल भी नहीं था। उस समय तक राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग थी, पर सेवार्थ के काम में मुझे उनका आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद मिला, इन सभी का आशीर्वाद मिला, जिसकी बदौलत मैं आज आपके बीच में। आप काफ़ी और मेडिकल हेल्प देते हैं लोगों को, इमरजेंसी सर्विसेज, बिल्कुल हेल्पलाइन चला रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा बताइए उसके बारे में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 8 से 10 डॉक्टर्स की टीम है जो जोधपुर में है। अच्छा। अलग अलग हॉस्पिटल्स में है। तो अगर बाड़मेर जैसलमेर से कोई भी भाई जाता है, क्योंकि जोधपुर के अंदर एम्स है और आसपास सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है। यहाँ से कोई आदमी जाता है ना तो सब उसको काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो परेशान होता है। तो उसके लिए हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है। साथ ही साथ में मेरा एक घर ले रखा है मैंने, वो उन्हीं के लिए जो साथ में आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, ये राजनीतिक जीवन नहीं है ये। मैंने कभी किसी ऑन कैमरा कभी किसी से बात भी नहीं की इस मुद्दे पे, और ना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का व्यक्तिगत है। मैं चाहता हूँ कि साहब मेरे लोग परेशान हो, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिले। एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने एक बात और देखी कि जसवंत सिंह जी के बाद थोड़ा सा राजपूत समाज में फीलिंग आई कि हमारी जो एक इम्पोर्टेंस इस इलाके की पॉलिटिक्स में होती थी वो कम हुई। खासकर नाराज़गी हुई जब उनको कहा जाता है कि बीजेपी के तंत्र ने ही हरा दिया। आदरणीय जसवंत सिंह जी साहब हमारे इस क्षेत्र के और विशेषकर मालानी के गौरव हैं, और उनके पास बहुत बड़े बड़े विभाग रहे हैं। और रही बात उनके चुनावों की, तो वो एक दौर था। मुझे लगता है कि अब इस बात पे चर्चा करना ठीक नहीं है कि कौन साथ था कौन नहीं था, पर जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। पर मुझे भरोसा है आने वाला समय अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने सही कदम उठाया पुराने वसुंधरा जैसे नेताओं को की जगह एक नया नेतृत्व लाने के? ये नया नेतृत्व लाना जरूरी था राज्य में? ये सारा मसला संगठन का है और उसके अंदर हम लोगों का कोई रोल था ही नहीं, ना है। संगठन जिसको चाहता है उसको ऊपर ले आता है, जिसको चाहता है उसको नीचे ले आता है। वो संगठन की इंटरनल स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। नरेंद्र मोदी जी रैलियों में आपके बारे में मेंशन नहीं किया। सब छोटा आदमी हूँ। छोटे नहीं हैं आपको लगता हूँ बड़ा, पर मैं वाकई छोटा हूँ। हमारी उम्र ही हाल तक का ही है। एक छोटे से 76 एक विधायक सोचता हूँ, हमारे जड़ा हजारों विधायक घूमे पड़े। देखिए, अगर आप बीच में मारवाड़ी बोलेंगे तो आपसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करवाऊंगा।
तो इसलिए अच्छा होगा, लंबा टाइम नहीं चले, आप हिंदी में बोल दीजिए। बिल्कुल। तो यानी आप कह रहे हैं कि तो उनके बारे में क्या कहते हैं आप? भले आदमी मेहनत कर भले आदमी, ठीक है, भले आदमी है, मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उनकी राजनीति से एक्सेप्ट करते हैं? राजनीति बढ़िया तरीके से अच्छे बीजेपी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, इससे एग्री करते हैं? नहीं दे रही है, ये क्यों? नहीं, अगर आपको बताऊं तो कई सारी ऐसी चीजें जिन पे अप एंड डाउन है, तो है उसमें क्या हो गया? क्या आप ऐसी एक पॉलिटिक्स चलना चाहते हैं जिसमें आप अपने राइवल को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करता, पर कई बार जवाब देना जरूरी होता तो जवाब भी देता हूँ। नहीं तो कुछ तो आपको कंकड़ बुला रहे हैं, करने दो। उसके लिए आपने एक जवाब दिया था, कुछ मैंने पढ़ा था कि कंकड़ हूँ अब तो क्या कर दूंगा मैं। वो क्या करे, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ठीकरी वह जो घड़ो फोड़ दिया करे। हाँ, तो मैं ठीकरी सही हूँ, थे मोटा घड़ा ठीक हो, पर अच्छा। वक्त आने वाला ठा पड़ा है कि कौन क्या करे। ये बताइए कि यहाँ पे और भी बड़े इश्यूज हैं। यहाँ पे एजुकेशन बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ बड़ा इशू है। आपके सहयोगी और तमाम लोगों ने बताया कि ओरान का जो गौचर का ज़मीन का इशू, वो क्या इशू है? ओरान साहब, हमारे पहले पुराने समय में ज़मीन छोड़ा करते थे ताकि गोवंश विचरण कर सके, है ना, और साथ ही साथ में वो प्रकृति के लिए, भगवान के नाम के लिए छोड़ दिया करते। मतलब इतना बड़ा वो था कि साहब वहाँ से कोई डाली भी तोड़ता नहीं था, है ना, ओरण की कोई एक लकड़ी घर तक नहीं ला सकता था। आप सोचो कि नेचर को सेफ और सिक्योर रखने का कितना बड़ा वो एग्जाम्पल है ना। आज हम कह रहे हैं सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। हाँ बिल्कुल, आप सोचिए कि उन्होंने कितना बड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ उस ओरण के लिए, उस ज़मीन के लिए कई सारे जूझार हुए, कई सारे लोगों ने अपने सिर कटाए। अच्छा, ऐसा क्या? बिल्कुल, पहले तो कई सारी ऐसी चीज़ें हुई, कई सारी कथाएं हैं, आपको मैं बताऊंगा तसल्ली से कि साहब उस ज़मीन की रक्षा के लिए, रक्षार्थ कई सारे लोगों ने अपने बलिदान, अपने प्राण दिए, बलिदानियाँ दी, है ना साहब। आज के समय में वो ओरण राजस्व में दर्ज नहीं होने के कारण मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्जा हो रहा है। गवर्नमेंट ने कब्जा कैसे हो रहा है? कब्जा ही हो रहा है। आप देखिए कि विंड और सोलर के चारों तरफ लग रहे हैं। तो ये राज्य सरकार जमीन दे रही है? राज्य सरकार दे रही, इसलिए क्या वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में नहीं आते हैं? रिकॉर्ड्स में नहीं है। क्यों? रिकॉर्ड्स में उस समय तक जो ग्रामीण परिवेश के लोग थे, उन्हें ये नहीं पता था कि साहब ये रिकॉर्ड में है, नहीं है। देखो साहब, आज गाँव के लालडोरे से बाहर की जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं उस तरीके से ले ली गई और उसका यूज मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए किया गया। ये किस पीरियड में हुआ है? ये चल ही रहा है, ये लगातार कुछ सालों की बात है। क्या करेंगे आप? इंडिपेंडेंट हैं, क्या हो गया, मजबूती से बात रख सकते मानी मान लीजिए जीत गए, हाँ। तो मजबूती से बात रखी। आजकल तो डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है। अगर आप बीजेपी में होते, जीत जाते, तो बाड़मेर में ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाती। मैं आपको बताऊं कि सदन के अंदर जब बैठते हैं, एक तरफ पक्ष बैठता है, दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है, बीच में इंडिपेंडेंस बैठते हैं, है ना। पक्ष वाला एक हद तक बात कर सकता है, और कितनी हद तक बात कर सकता है ये आपने बहुत नजदीक से चीजें देखी है ना, कहाँ तक वो अपनी बात रख सकता है। विपक्ष वाला भी एक हद तक, कई सारी चीजों के लिए तो उनपे भी वो रहता है कि भैया ये चीज नहीं बोलनी है आपको। नहीं, अब तो रखता ही नहीं, अब तो सिर्फ पार्टी की लाइन रखता है। लाइन रखता है ना, लाइन है आपकी, ये है, देखिए इस बारे में आप नहीं बात करेंगे, ये नहीं करनी है, चाहे कितनी भी समाज के हित की हो, कम्युनिटी के, सबके लोगों के हित की बात क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर आ गया, नहीं बोल सकते। पर इंडिपेंडेंट उसी सदन के अंदर मजबूती के साथ में पक्ष और विपक्ष को घेर के जनहितार्थ बात को रख सकता है और काम करवा सकता है। कोई एग्जांपल्स हैं आपके पास? खूब सारे, कौन से? खूब सारे लोगों ने काम करवाए भी हैं, और आने वाले समय के अंदर जब ये सदन चलेंगे, आप मजबूती से मैं काम करवा के आपके सामने एग्जांपल, मैं मेरे ही एग्जांपल पेश करूं। रविंद्र, मुझको एक बात, दिल्ली में मैं आपके बहुत सारे मित्रों ने मुझे चुनाव से पहले विधानसभा से मेरे से बात करवाई, आपको मैंने फॉलो किया तमाम इश्यूज पे। यंग एंटरप्राइजिंग नेता, लेकिन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों में कि रविंद्र भाटी इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ी जानकारी की कमी है। तो मेरे पास कुछ सवाल हैं कि जो देश के बड़े इश्यूज थे, जैसे एक फार्मर्स बिल आए थे 3, उनको वापस लेना पड़ा। फार्म बिल पे आपने कोई कभी धारणा बनाई है कि वो सही थे, गलत थे? नहीं बनाई, अभी नहीं बनाई। मोदी जी को कहा गया कि मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए था, इसको कहा गया कि ये सरकार के काम नहीं है, ये सही था, गलत था?
इनॉग्रेशन करना नहीं करना वो व्यक्तित्व पे है और सरकार का काम नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इनॉग्रेशन मंदिर का उद्घाटन साहब हॉस्पिटल का भी करते हैं, मंदिर का भी करते हैं, सबका करो ना। राम मंदिर का इम्पैक्ट है इधर? राम मंदिर, राम के साथ तो हम सीधे से कनेक्टेड हैं। राम घर घर में राम है, कण कण में राम है, महासभा में राम। चुनाव में वोट का इस कारण है। डू यू थिंक पीपल विल बी वोटिंग, वोट डालेंगे राम के नाम पे? वो तो सब समय बताएगा। आज के समय में हमें सबसे पहले पानी चाहिए। जितना भी पिता तुल्य बुजुर्ग, अबर अभी मैं पीछे बिठूजा गांव में था, वहाँ पे एक बच्चा लगभग उसकी उम्र 4 से 5 साल भी नहीं होगी, बहुत वैसे, उसने एक नारा दिया मेरे पास चलते हुए, है ना, रविंद्र दिल्ली जाएगा हमारे लिए पानी लाएगा, से सुन रहा हूँ, है ना, पानी लाएगा। अच्छा, हाँ, दूसरे लोग तो नारों को कैसे कैसे कहते हैं वो अलग चीज़ है, पर हमारे लिए पानी लाएगा। आप सोचो कि साहब उस बच्चे को पानी चाहिए अभी, है ना, उस गांव को पानी चाहिए। हमारे यहाँ पे बच्ची जब छोटी से बुजुर्ग हो जाती है तब तक उसके घड़े है ना वो सिर पे ही रह जाते हैं। जन्म से घड़े साथ में ले आती है और आखिरी दम तक घड़े साथ में ही जाते हैं। और वो दौर क्यों? और आज़ादी के 77 साल बाद में भी आज भी हमारी स्थिति ये क्यों ऐसा रविंद्र, क्यों हुआ ऐसा? हुआ इसलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी और वो जो काम जिस स्पीड से होना चाहिए था नहीं कर पाए। अमूमन क्या होता है साहब कि मुझे लगता है ना, अपनी अपनी एक सोच होगी, हम यहाँ से बना के जिता के भेज देते हैं, फिर वो खुद ही धाप नहीं पाते। जीवन रही है ना, वो जो खुदरी भूख है ना, वो शांत को नहीं हो पावे। खुदरी जब शांत हो पचे वन ठा पड़े कि साहब हमारे टाबर भूखा रह जाए। ट्रांसलेशन ये है कि पहले तो वो खुद धापते हैं, फिर लगता है साहब बेटों के लिए कर लें, फिर लगता है पोतों के लिए कर लें, पता पड़ पोता पड़ पड़ा पड़ तड़तड़ा तड़ पोता तक पुग जाए तो वो लंबा हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सब पैसा है उनके पास, हम जैसे साधारण आदमी तो क्या ही बात कर सकते हैं। नहीं, मैं आप सही चीज थे, बुरी चीज थे। देखिए पैसा मल्टीनेशनल कंपनीज देती है, इन्वेस्ट करती है। अब क्यों करती है क्यों नहीं करती वो ज्यादा आपको पता होगा। नहीं, पहले खुफिया देती थी, अब खुले में दे रही थी। खुले में ठीक है। 370 का हटाया जाना कश्मीर से बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हटना चाहिए था, हटिए, अच्छी बात है। आपको लगता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने भी भाषणों में कहा कि 370 के लगे होने के टाइम में जो हालात थे उसमें राजस्थान की फौजी जाकर के अपनी जान खोते थे। बिल्कुल खोते थे। हम तो साहब हमेशा से, हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा जो युवा है वो आर्मी में है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे हैं और कई सारे लोगों ने शहादत दी है, बलिदानी दी है। बिल्कुल। आपके यहाँ पे जो एक कम्युनिटी है राजपूतों की जो कि पाकिस्तान में भी रहती है, सोडा और थार ट्रेन चलनी बंद हो गई, क्या यहाँ के लोगों के लिए परेशानी है? बिल्कुल बहुत बड़ी परेशानी है इस चीज़ में। चलनी चाहिए, बिल्कुल चलनी चाहिए, क्यों नहीं चलनी चाहिए। आप देखिए कि वहाँ पे एक कम्युनिटी, हमारे यहाँ पे क्या होता है सिस्टम साहब कि एक नख वहाँ पे है, सोडा है, वहाँ पे सारे सोडा ही है। अदर कम्युनिटी, अदर इन द सेंस की जो जिनसे शादी हो सकती है वो कम्युनिटीज़ नहीं है वहाँ पे, है ना। तो अब वो उनकी बच्चियाँ 30, 35, 40 साल की हो गई, अब उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, वो आ नहीं सकते, है ना। यहाँ से कई सारे हमारे जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, वो वहाँ से इस तरफ आ गए, यहाँ पे उन्होंने घर ले लिया, रहने लग गए, नागरिकता मिल गई। वहाँ पे अगर उनके कोई परिवार में देवलोक होता, मैं थोड़े दिन पहले की बात बताऊँ, मेरे मिलने वाले हैं एक, वो उनके पास जब मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अभी शांत हो गए, 10-12 दिन हुए ही थे। तो उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात की कि साहब यहाँ से सीधा ऑन एयर 100 किलोमीटर है, पर मैं मेरे पिताजी की अर्थी पे अंतिम संस्कार पे जा नहीं पाया, है ना। हमारे साथ कैमरा कर रहे हैं नवल, इनकी जो माता जी की माता है शायद, वो पाकिस्तान में रहती हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं। तो ये क्यों साहब? और सबसे शांत क्षेत्र हमारा है साहब, यहाँ तो ना तस्करियाँ होती है, ना यहाँ पे कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ है। कम से कम तो ये शिथिलता होनी चाहिए। जो गलत कर रहा है, जो इन चीज़ों का मिसयूज कर रहा है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप अपील करेंगे सरकार से? मजबूती से करूँगा। पार्लियामेंट में उठाएंगे? बिल्कुल उठाऊंगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड मामला है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम जहाँ पे हिंदू और माइनॉरिटीज़ हैं जो वहाँ के, उन पर उत्पीड़न वो आ रहे हैं, तो ये सीए कानून के हक में है? देखिए, ये जो भी परेशान हो रहे हैं उनको जगह हमेशा भारत तो जगह देता ही आया, वसुधैव कुटुंबकम का हमने नारा। नहीं, लेकिन उसमें कैटेगरी ये है
कि ये ऑपरेस्ड माइनॉरिटी नहीं है, जैसे मुस्लिम्स की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे माइनॉरिटी नहीं है, कि उनको कोई प्रताड़ना कर रहा है, इसलिए उनको इस श्रेणी में नहीं लाया जा इस सकता। क्षेत्र में ऐसा सीए का कोई वो नहीं है। ना। और न इस क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग हैं जिन पे सीए लागू हो सकता है। जैसे अब फार्मर बिल्स की बात की, मैं तो बाजरी के साहब मारे हुए हैं, हमारे यहाँ पे बाजरी होती है ना, वो भी बरसात के समय में होती है। आप कह रहे हैं कि साहब एमएसपी महाराठा रगड़ो ही को नहीं है। मैं तुम्हारा खुद खड़ा और खुद जीमा, सरकार खुद दे तो उगाया ठीक। और खुद खाया, हाँ बेचते नहीं है। नहीं, क्यों बेचे? अब बड़े बड़े फार्मर्स हैं, वो उनके पास एक्स्ट्रा होता होगा साहब। हमारे यहाँ पे सब मिडिल क्लास लोग हैं, हम सब 50% एक कास्ट सेंसस की बात हो रही है देश में। विपक्ष बहुत तेजी से उठा रहा है कि एक जातीय जनगणना होनी चाहिए जिसमें गिना जाए कि कितने लोग किस जाति में हैं, और 50% जो अभी सीलिंग है ओबीसी वगैरह के लिए, उसको कह रहे हैं कि बढ़ा के ले जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जो है उसको बढ़ाना चाहिए। क्या आप इस तरह की जातीय जनगणना इन चीज़ों के फेवर में हैं? मुझे ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, कैसे है। वो है कि 50% में सारे रिजर्वेशन निपट जाने चाहिए, जो भी है, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये अब कम से कम ठंडा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इससे इसके फायदा लिए- हुआ, नुकसान हुआ? देखिए, हमारे लोगों को जिसके अंदर क्वालिटी है उसको जगह मिलनी चाहिए, मेरिट के अकॉर्डिंग। पर कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों के कारण, इन बंदिशों के कारण हम यहीं तक रह जाते हैं, आपस में उलझ के रह जाते हैं। तो राहुल गांधी जो बड़े जोर शोर से उतार रहे हैं, आपको लगता है कि वो राहुल जी बहुत समाज- बड़ी नेता है, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है साहब, उनके जितना ज्ञान नहीं है हमें। यानी राहुल गांधी पे कमेंट नहीं करते आप? मैं कह रहा हूँ ज्ञान है बहुत ज़्यादा, इससे बढ़िया क्या कमेंट करूँगा। ये बताइए मुझे अब आखिरी कि कुछ यहाँ पे इंडिकेशन ये आ रहे हैं कि जो लोग नीचे ग्राउंड में बात कर रहे हैं, दिल्ली में बात कर रहे हैं, कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि रविंद्र भाटी जो हैं अभी जीत जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट, और वैचारिक तौर पे वो बीजेपी के साथ हैं। देखिए, हमारे ये जितने भी पितातुल्य बुजुर्ग हैं, ये जो आदेश देंगे मैं वैसा करूँ। यानी अभी आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट चुने गए, तो आपकी इंडिपेंडेंस डिपेंड करेगी इन लोगों पे बिल्कुल, कि आप किसी पार्टी को ज्वाइन करें या ना करें। रविंद्र को रविंद्र बनाया किसने? रविंद्र को ये जगह दी किसने? इस लायक समझा किसने? इन लोगों ने ना, पॉलिटिकल पार्टियों ने नहीं समझा। तो जहाँ पे भी जाना है, इनका जो आदेश रहेगा मैं वहाँ जाऊँगा। Thank you very much for speaking to just Hotspot. We wish you all the luck. Thank you very much. Thank you.